इस मालिक ने कहा कि सर मेरे को ये प्रॉपर्टी बेचनी है, तो ये किससे मिला जाता है मालिक? प्रॉपर्टी डीलर से। इस प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि साहब मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दो, तो डीलर ने कहा ठीक है साहब मैं बिकवा दूंगा। डीलर ने एक आदमी को खोजा, वो आदमी कौन है? थर्ड पर्सन। इस प्रॉपर्टी को बेचे जाने का कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो रहा है? डीलर और थर्ड पर्सन के बीच में। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में डीलर अपनी जगह से हट जाएगा। डीलर ने किसके बिहाफ पर काम किया था? मालिक। तो अब रिलेशनशिप किसके बीच में हो जाएगी? मालिक और थर्ड पर्सन के बीच में। डीलर ने किसको रिप्रेजेंट किया था? मालिक को। वास्तव में रिलेशनशिप किन दोनों के बीच में बनी? मालिक और थर्ड पर्सन के बीच में। जो बात डीलर ने कही थी वो बात मानने के लिए मालिक है, बाउंड है कि साहब डीलर ने बताया था कि साहब 40/40 का है, तो साहब दो मेरे को 40/40 का दे दिया। ये पकड़ो, इसका कुछ कमीशन हो भी सकता है, नहीं कमीशन भी हो सकता है, फ्री फोकट में भी काम कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि जो एजेंसी की संविदा है, एजेंसी की संविदा में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात नहीं लिखी हुई है कि प्रतिफल तो होगा ही नहीं एजेंसी की संविदा में, ऐसी बात नहीं है। एजेंसी की संविदा में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जरूर है। सेक्शन नंबर 25 का है कि अपवाद। दूसरी बात, किसी भी वाद का वादी और प्रतिवादी है, वादी या प्रतिवादी न्यायालय के सामने पेश करवानी है, न्यायालय के सामने आपसे पेश करवानी है। किसके पास जाएंगे? वकील साहब के पास। ये रहे वकील साहब। वकील साहब ने इनकी तरफ से पेश भी कर दी, जज साहब के सामने रख दिया। जज साहब के साथ में जज साहब के द्वारा दिया गया फैसला किसको बाउंड करेगा? प्रतिवादी को, इनको नहीं करेगा। वकील साहब कौन है? एजेंसी है, ये एजेंट है, ये एजेंसी की संविदा है। सेम इसी तरह से इंश्योरेंस के जो होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, जो इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर क्या कहते हैं? एजेंट। इंश्योरेंस की जो एजेंट होते हैं, अभी कर LIC है। एक आदमी आया, सर LIC से इस तरह की कर रही है, पॉलिसी दे रही है, ये हो गया वो एजेंट, ये हम हो गए। एजेंट जरूरी नहीं है कि हमेशा इसमें काम करेगा, एजेंट कल के दिन हट भी सकता है। ऐसे में एजेंट कभी रहे नहीं रहे डजंट मैटर, हो सकता है ये हट जाए, पर फिर भी बाउंड कौन कौन रहेगा उससे? LIC या LIC से हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी के द्वारा अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंट करवाए जाने के लिए जिस आदमी को नियुक्त किया जाता है, जिससे विधिक संबंध स्थापित हो सके, ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसी संविदा को हम क्या कहते हैं? एजेंसी की संविदा। सेक्शन नंबर 182। अच्छा, ये जो मालिक है ये है कौन? प्रिंसिपल। ये एजेंट जिसको हम क्या कह रहे हैं? ये एजेंट, एजेंट AGENT, और ये थर्ड पर्सन। अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित किया जाता है। देखो वकील साहब उनके व्यवहारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एजेंट इनकी बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मालिक का डीलर के द्वारा काम करवाया जा रहा है ना। कोई कार्य करने के लिए या थर्ड व्यक्तियों के व्यवहार से किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, मालिक कहलाता है। मालिक होता है प्रिंसिपल, मालिक और अभिकर्ता। कौन कौन होंगे साथ? स्वस्थ चित्त होने चाहिए, स्वस्थ चित्त।
यहाँ एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं करे कोई भरे कोई, करे कोई भरे कोई। काम करता कौन है? अभिकर्ता। भरता कौन है? मालिक। लायबिलिटी किस पर इंपोज होती है? मालिक पर। अभिकर्ता को लायबिलिटी इंपोज नहीं होती है। इसका मतलब है कि अभिकर्ता अव्यस्त हो सकता है, अव्यस्त हो सकता है, मगर मालिक कभी अव्यस्त नहीं हो सकता, माइनर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर क्या इंपोज की जा रही है? लायबिलिटीज इंपोज की जा रही है। तो होना क्या चाहिए? स्वस्थ चित्त होना चाहिए। अभिकर्ता अव्यस्त हो सकता है, हाँ वो अव्यस्त हो सकता है, क्योंकि अभिकर्ता पर किसी तरह की कोई लायबिलिटी इंपोज नहीं की जा रही। क्या मालिक अव्यस्त हो सकता है? हाँ मालिक अव्यस्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर लायबिलिटी इंपोज की जा रही है। क्या अभिकर्ता अपना खुद का काम करने के लिए क्या किसी उप अभिकर्ता को अपॉइंट कर सकता है? सब एजेंट को तो बताया कि यदि मालिक ने एक्सप्रेस उसको छूट दे रखी कि साहब आप अपना काम करने के लिए सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हो, तो कोई एजेंट अपने सब एजेंट को अपॉइंट करके सब एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के प्रति भी मालिक भी उत्तरदायी होगा, मालिक भी उत्तरदायी होगा। मगर यदि अभिकर्ता ने स्पष्ट ऑथराइजेशन नहीं दे रखा है और अभिकर्ता ने सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया, तो उस सब एजेंट के कार्य के लिए मालिक बाउंड नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मालिक के प्रति दो आदमी बाउंड नहीं, मालिक के प्रति अभिकर्ता की बाउंडेशन दो स्थिति में रहेगी, एक तो स्वयं के कार्य और एक सब एजेंट के कार्य। इन दोनों की लायबिलिटी को किसके प्रति रहेगी? अभिकर्ता के प्रति मालिक की, सब एजेंट की नहीं रहेगी सीधे से। इसकी सब एजेंट की, हाँ मतलब अभिकर्ता स्वयं अपने कार्य के प्रति किसके लिए लायबल रहेगा और सब एजेंट के कार्य के लिए इसके प्रति लायबल रहेगा। यदि मालिक कह देता है कि तू सब एजेंट अपॉइंट कर ले, तब तो फिर मालिक ही इसके लिए लायबल सीधा। अब और क्या होता है सब ज्यादा से ज्यादा कि साहब एजेंसी की संविदा को रिवोक कैसे करना है, खत्म कैसे करना, या तो फिक्स टाइम पीरियड के साथ, जैसे किसी टाइम के साथ हमने उसे की थी, टाइम खत्म हुआ, वो खत्म हो गया, नोटिस दे दिया कि साहब आज के बाद मैं आपका एजेंट नहीं रहूं, या फिर किसी कार्य विशेष को करने के लिए बात की गई थी, वो उद्देश्य पूरा हो गया। या अच्छा एक सवाल आता है कि साहब एजेंसी की संविदा को रिवोक कब तक करवाया जा सकता है? तो जवाब आएगा एजेंट को ऑथराइज किए गए काम को किए जाने से पहले तक रिवोक किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि ना मैंने एक प्लॉट बेचना है, आप इससे पहले कि किसी आदमी को जाकर प्लॉट बेच दे, उससे पहले तो मैं आपसे एजेंसी रिवोक कर सकता हूँ। आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया, अब मैं रिवोक नहीं कर सकता। ना केवल इतना, बल्कि आपने पार्ट परफॉर्मेंस कर लिया, कि साहब 4 लाख में बेचने की बात थी, आपने 2 लाख रुपए से एडवांस दे दिया, क्या हो गया? उसी एजेंसी का भागते पालन हो चुका है, अभी भी मैं उसको रिवोक नहीं कर सकता। तो ये कुछ चुनिंदा छोटी बड़ी बातें हैं कि सब एजेंट कब रखेंगे, मालिक कौन हो सकता है, एजेंट कौन होगा, किसके प्रति लायबल होगा, रिवोकेशन कब तक होगा, सूचना कब कब दी जाएगी, कैसे कैसे दी जाएगी, इन्हीं सब चीजों को देखना है। सेक्शन 182 हो गया। 183 अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा? वह व्यक्ति जो विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है प्राप्त हुए हो और स्वस्थ चित्त हो, अभिकर्ता नियोजित कर सकता है। इसने क्या लिखा है, थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म में लिख रखा है, अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकता है। इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि मालिक कौन हो सकता है। मालिक कौन होगा, मतलब प्रिंसिपल कौन होगा? जो मेजर और साउंड माइंड, जो मेजर हो और साउंड माइंड। अभिकर्ता कौन हो सकेगा, मतलब 83 ने लिखा मालिक कौन हो सकेगा,
84 ने लिखा एजेंट कौन सा है। जहां तक कि मालिक और पर व्यक्ति के बीच का संबंध है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, किंतु कोई भी व्यक्ति जो प्राप्त और स्वस्थचित न हो अभिकर्ता ऐसे नहीं हो सकेगा कि वह अपने मालिक के प्रति तन्निमन यथासंगीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी हो। कहने का मतलब कि एजेंट अव्यस्क भी हो सकता है, अप्राप्त भी हो सकता है, मगर वो अपने द्वारा किए गए कार्यों के प्रति कार्य को मालिक के प्रति उत्तरदायित्व लायबिलिटी उसकी नहीं है। मालिक और थर्ड पर्सन के बीच में कोई भी व्यक्ति अवयस्क हो सकता है, हो सकता है। सेक्शन नंबर 185 प्रतिफल आवश्यक नहीं। इसमें लिखा है प्रतिफल आवश्यक नहीं है। अभिकरण के सृजन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है। ये लैंग्वेज हमें ये बता रही है कि यदि प्रतिफल है तो नहीं, प्रतिफल होना है तो हो सकता है, इसने मना नहीं है तो वाइड नहीं होगा। हाँ, इसने ऐसा नहीं कहा है आवश्यक नहीं है। हाँ, कैसा नहीं है तो भी वोइड नहीं है, यदि है तो आपकी मर्जी। सेक्शन 188 अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार। अभिकर्ता का काम उतना होगा जितना कि सामान्य परिस्थिति में मालिक का होता है। भाई मान लो मैंने, अच्छा क्या एम्प्लॉय अभिकर्ता हो सकता है? अगर उसको प्राधिकार दिया जाए तो देखो, एजेंट और एम्प्लॉय में क्या फर्क है कि मान लो साहब मेरी मतलब एक जूते की दुकान है, साहब रसूल की दुकान ले लेते हैं, उसने एक आदमी को काम करने के लिए मेरे को ही रख लिया, तो क्या मैं एजेंट हूँ? मैं उसका एक एम्प्लॉय हूँ। रिप्रेजेंटेट कर सकते हो ना सर, अगर वो नहीं है दुकान, वो यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में तो मैं कब एजेंट हो रहा हूँ? जब कभी कोई आदमी एम्प्लॉय होता है तो उसका कंट्रोल उस आदमी पर ज्यादा होता है, एम्प्लॉय पर मालिक का कंट्रोल ज्यादा होता है। और दो बातें, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, दोनों ही चीजों पर नियंत्रण रख रहा है कौन? मालिक। जबकि एजेंसी की स्थिति में व्हाट टू डू इस पर तो कंट्रोल रख रहा है, मगर हाउ टू डू इस पर एजेंट अपने आप के लेवल का फ्री है। दो बातें लिख लेना आपके ऊपर पैरेट पर, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। ना लेडीज बीच में लिखोगे ना, मेरी बात सुनो, इसको लिखो ऊपर ही ऊपर कॉर्नर में। यदि बीच में लिखोगे ना तो फिर कभी कोई दूसरी चीज अच्छे से नहीं लिख पाओगे। उसी पेज पर लिख लो भले आप जिस पेज पर थी अभी। हाँ, ये पेज बीच में और काम आएगा आपके लिए। हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, इन दोनों चीजों पर नियंत्रण होता है एम्प्लॉयमेंट में। क्या करना है और कैसे करना है। एम्प्लॉय में तो बहुत कंडीशन होती है और एजेंट में ओनली व्हाट टू डू। एजेंट में व्हाट टू डू कैसा, आप केवल प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे हो, आप देखो आपके हिसाब से। तो इसका मतलब हो गया हर एजेंट एम्प्लॉय है या हर एम्प्लॉय एजेंट है? हर एजेंट एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय हर एम्प्लॉय एजेंट है मगर हर एजेंट एम्प्लॉय है। लिख लो ये वाली बात। Every employee is an agent. But every agent is not. अगर नहीं बोला ना, हर नियुक्त, इसको ऊपर क्या कहें, नियुक्ता। नियुक्ता तो जो नियुक्त करता है एम्प्लॉय हो जाएगा। एम्प्लॉय, तो हर एम्प्लॉय एजेंट है मगर हर एजेंट एम्प्लॉय नहीं। एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय विदाउट कंसिडरेशन का नहीं होता है। एम्प्लॉय में सैलरी अलाउड है, प्रतिफल तो दिया जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में जो एम्प्लॉय है वो एज एन एजेंट वर्क करेगा। जैसे रसूल ने अपनी दुकान पर एक आदमी को रखा है, रसूल आज नहीं है, तब उसका काम कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। हाउ टू डू और व्हाट टू डू दोनों बातें हैं, वो अलग अलग कहानी, ठीक है ना। तो अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार, एजेंट कितना काम करेगा? सामान्य परिस्थितियों में वो सब काम करेगा जितना कि मालिक करता। सेक्शन 188 के जस्ट बाद में सेक्शन नंबर 189 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आपात के यानी आपात में अभिकर्ता का प्राधिकार, मतलब यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई उसमें एजेंट की क्या सिचुएशन रहेगी? अभिकर्ता को आपात में यह प्राधिकार है कि हानि से अपने मालिक की सुरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे काम करे जैसे मामूली प्रज्ञावान वाला व्यक्ति अपने मामले में वैसी ही परिस्थितियों में करता। सेक्शन नंबर 189 का क्वेश्चन एज इट इज मेंस के क्वेश्चन में पूछे जाने के लायक है। 89 हाँ 189। चलो नेक्स्ट आ जाए। सब एजेंट की डेफिनेशन। सब एजेंट कौन होगा फिरदौस? नाम से क्या पता चल रहा है? एक तो है एजेंट और एक है सब एजेंट। कौन होगा सब एजेंट? जो आदमी एजेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है ना। तो वह व्यक्ति जो अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता के द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, वह सब एजेंट। दूसरा, उचित तौर पर नियुक्त किया गया उपाभिकर्ता, मतलब जिसको नियुक्त करने के लिए प्रिंसिपल के द्वारा ऑथराइज किया गया था। जहां की उप मतलब सब एजेंट उचित तौर पर नियुक्त किया गया है वहां जहां पर व्यक्तियों का संबंध है, मालिक का प्रतिनिधित्व वह अभिकर्ता करता है और मालिक उसके कार्यों से ऐसे ही आबद्ध होता है जैसे कि उनके लिए ऐसे उत्तरदायी मानो कि वह मालिक द्वारा मूल्यतः नियुक्त किया गया है। समझ गए दीपक? आसान सी बात है। आगे आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन नंबर 196 और 197 दोनों रेक्टिफिकेशन की बात बता रहे हैं। रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि एजेंट को मैंने कुछ काम करने का कहा ही नहीं और उसने मेरी बिना परमिशन से ऐसा कर लिया और उसके बाद में मैंने उसको क्या कर दिया? ग्रांट कर दी, परमिशन दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ है? मैंने उसके द्वारा किए गए कामों का लायबिलिटी अपने ऊपर ले लिया, अनुसमर्थन दे दिया। तो 196 अनुसमर्थन के बारे में बता रहे हैं और 197 अनुसमर्थन या तो इम्प्लाइड हो सकता है या एक्सप्रेस हो सकता है। इलस्ट्रेशन पढ़ो तो नलिनी। क प्राधिकार के बिना ख के लिए माल खरीदता है, तत्पश्चात ख उन्हें ग को अपने लेखे बेच देता है। ख के आचरण से विवक्षित है कि उसने क द्वारा उसके लिए किए गए क्रय का अनुसमर्थन किया। ये कौन सा रेक्टिफिकेशन था? विवक्षित। एम्प्लाइड था, विवक्षित था। दूसरा, क ख के प्राधिकार के बिना ख का धन ग को उधार देता है, तत्पश्चात ख उस धन पर से ब्याज प्रतिग्रहित करता है। ख के आचरण से विवक्षित है कि उसने उधार का अनुसमर्थन किया। क्या मतलब हुआ? मैंने दीपक को अपॉइंट किया था अपना एजेंट, पर दीपक ने मेरे बिना पूछे खुशवीर को 2 लाख रुपए उधार दे दिए। अब मैं खुशवीर से क्या ले रहा हूँ? उन 2 लाख रुपए पर हर महीना ब्याज लेता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट कर।
सेक्शन 201 रिवोकेशन ऑफ द ऑथोरिटी। परमिशन, टर्मिनेशन। दो सौ एक की लैंग्वेज पढ़ो तो जन्म पर्यवसान मतलब क्या हुआ? पर्यवसान का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन, खत्म हो जाती है। अच्छा आपने इसमें टर्मिनेशन पढ़ा है ना? रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिसरण। और टर्मिनेशन का मतलब होता है एजेंसी कब खत्म हो जाएगी, पर्यवसान। ठीक है, पढ़ो जरा। एक मिनट, क्या क्या बातें हो गई है? या तो वो अपनी बात वापस ले ले, या एजेंट अपना काम करने से मना कर दे, या किसी विशेष उद्देश्य के लिए हमने कोई काम करने के लिए कहा था वो पूरा हो गया, अथवा मालिक की अभिकर्ता के मर जाने या विकृत हो जाने से। देखो मरना या विकृत होना दोनों आदमियों के बारे में लिखा है, चाहे मालिक हो चाहे एजेंट है। पर अब एक बात और लिखी हुई है, अथवा मालिक किसी ऐसे तत्सम में प्रवर्तित अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो दिवालिया निर्णयों के अनुतोष के लिए हो दिवालिया न्याय किए जाने से हो जाए। दिवालिया कौन हुआ है? केवल एजेंट के दिवालिया होने का एजेंसी की संविदा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि उस पर कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी उस पर तो आई नहीं है। तो इसको अंडरलाइन करके चलो, याद रखने वाली बात है। मर गए तो भी ठीक है, काम खत्म हो गया तो भी खत्म ठीक है, पूरा हो गया तो भी ठीक है, पर दिवालिया कौन हुआ? मालिक। तभी एजेंसी की संविदा खत्म हो गई। 202 जहां के अभिकर्ता का विषय वस्तु में कोई हित हो वहां अभिकरण का पर्यवसान के साथ यदि संपत्ति ने जो संविदा की विषय वस्तु है उसमें किसका इंटरेस्ट है? एजेंट का। तो क्या ऐसी एजेंसी का टर्मिनेशन हो जाएगा क्या? सेक्शन 202 कहता नहीं होगा। जहां की उस संपत्ति में जो अभिकरण की विषय वस्तु है अभिकर्ता का कोई हित हो वहां अभिव्यक्त संविदा के अभाव में अभिकरण का पर्यवसान ऐसे नहीं हो सकता है कि उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मतलब यदि एजेंट को उनको उसकी संविदा की विषय वस्तु से कोई फायदा है तो इसका मतलब टर्मिनेशन नहीं हो जाएगा, फायदा तो फायदा बना हुआ जाएगा। सेक्शन 203 और 204 203 कह रहा है मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसरण कब कर सकेगा? अभी जब मैंने आपसे पूछा ही था उसको प्रॉपर्टी बेचनी थी तो कब तक कर सकता है वो? प्रॉपर्टी को बेचने से पहले। और 204 प्रतिसरण जहां की प्राधिकार का भागीदार प्रयोग कर लिया गया है, जहां की पार्शियली परफॉर्म कर लिया गया है तो दोनों बातें हो गई 203 और 204। फिर दोस्त क्या है बेटा 203 और 204? 203 कि मैंने अपॉइंट किया उनको कि साहब मेरी ये मकान ये मेरी ये जमीन बेच दो, और उस दलाल ने या फिर उस एजेंट ने क्या किया, उस जमीन को बेच दिया। और अब मैं कहता हूं कि नहीं नहीं साहब अब आपको वो जमीन नहीं बेचनी, तो क्या मैं उसे मना कर सकता हूँ? अब नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैंने उसे कहा जमीन 4 लाख में बेचना, उसने कोई थर्ड पार्टी के हाँ भी भर दिया, 4 लाख की जगह 1 लाख रुपए उससे वो क्या लेकर आ गया, एडवांस भी लेकर आ गया, मगर अभी तक पूरा काम हुआ नहीं है। मतलब है कि उसने कौन सा परफॉर्मेंस कर लिया है? पार्टली परफॉर्मेंस कर लिया है ना, या पार्शियली परफॉर्मेंस हो चुका है। क्या अब मैं उसको रिवोक कर सकता हूँ मेरी एजेंसी को, एजेंसी की संविदा को? नहीं, अभी भी नहीं कर सकते। तो सेक्शन 203 एंड 204 देखो
206 में लिखा हुआ बेटा, इंग्लिश पढ़ रहा हूं मैं, नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन, रिवोकेशन और रिनाउंसिएशन में क्या फर्क है? प्रतिसारण में तो खत्म करा जा रहा है और त्यजन में छोड़ा जा रहा है। तो रिवोकेशन कौन कर रहा है? मालिक। मालिक। और रिनाउंसिएशन कौन कर रहा है? अभिकर्ता। अभिकर्ता। याद रखना है इस चीज को। फिर दोस्त क्या समझी बेटा? नहीं देखो रिवोकेशन किसे कहते हैं कि मान लो मैंने दीपक को कहा, मैंने कहा दीपक यार ये मेरा मोबाइल भिजवा दो ना यार, 40,000 रुपए में बिकवा दो। दीपक गया मार्केट में, आप 3-4 आदमियों से मिला, आपने कहा कि 30,000 रुपए से बढ़ती चीज नहीं। खुशी ने तो कहा फ्री पॉकेट दे तो ही बोलो ये घूम ही रहा है अभी तक कि रेलवे दे दो चुप बोल रहा है मैंने, पर जेने पे कहा कि 40,000 रुपए तो मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो सवाल ये है, मैं चाहता हूं दीपक को कि साहब दीपक आपके और मेरे बीच में जो एजेंसी की संविदा होगी, एजेंसी संविदा मतलब आप बेच तो आप रहे हो पर माल किसका बेच रहे हो? मेरा। मतलब मेरे कहे गए काम को करने के लिए आप लोगों से व्यवहार कर रहे हो, तो ये कौन सी संविदा है? एजेंसी की संविदा है। और यदि दीपक आप में से किसी को माल बेच देता है, आपसे पैसा भी ले लेता है, तो क्या अब मैं मोबाइल देने से मना कर सकता हूँ आप लोगों को? अब नहीं कर सकता। मैं मना कब तक कर सकता हूँ दीपक को कि माल मत बेचना? जब तक कि उन्होंने माल बेचा नहीं हो। यदि मैं अपनी तरफ से मना करता हूँ तो इसको कहते हैं रिवोकेशन। दीपक घूम फिर के परेशान हो गया, सर तेरे तो 40,000 रुपए बताया, कोई आदमी दे बंदे 4,000 रुपए, मैं तो कोई आज बेचू कोई कल बेचू। तो दीपक ने आकर क्या किया? उस एजेंसी की संविदा का रिवोकेशन नहीं किया। क्या किया है? रिनाउंसिएशन किया है, त्यजन किया है, छोड़ दिया कि सब मानो तो घर बेचे जहां से माल, है ना? इसमें से नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए हाँ, क्या करोगे आप बताओ? इसमें से लिखा हुआ है कि नुकसान की प्रतिपूर्ति, अगर दोनों में से किसी को भी नुकसान होता है तो प्रतिपूर्ति। कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हो? 206 में बिना प्रतिफल हुआ तो क्या देगा? तो नुकसान केवल प्रतिफल का थोड़ी होता है। और भी कुछ हो सकता उस प्रॉपर्टी का भी तो जो बेचने के लिए दी थी मैंने आपको, एक केले का कट्टा बेचने के लिए दिया है और आप 9 दिन के बाद में आकर कह रहे हो मैं आज तो नहीं बेचूं, तो 9 दिन में या तो आपको मना करना था कब? 9 दिन पहले। 1 दिन के अंदर अंदर ही करना था। अब आप 9 दिन के बाद वो केले भी गल गए, अब तो उनको कोई ले गई ये सुनाई की ये वाली बात। सेक्शन 209 जब मालिक की मृत्यु या अन्यथा के कारण अधिकरण के बलवसान पर अभिकर्ता का कर्तव्य। मालिक की मृत्यु हो जाए या मालिक उन्मत्त हो जाए तो फिर इसका क्या कर्तव्य रहेगा भाई? अभिकर्ता अपने को न्यस्त हितों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अपने अभूतपूर्व मालिक के प्रतिनिधियों की ओर से सभी युक्तियुक्त कदम उठाने के लिए आबद्ध है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस वो जो अब उनके जो बच्चे बचे हुए हैं, यदि वो हाँ कह देते हैं कि साहब करना है तो फिर वो बाउंड है, नहीं है तो फिर वो एजेंसी खत्म होगा। हालांकि ये खुद साफ लिख रहा है कि साहब जैसे ही मालिक की मृत्यु होती है तो एजेंसी की संविदा उस वक्त पर्यावसित हो जाती है। ये तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। हाँ, और यदि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं तो फिर उनकी कही गई बात को मानने के लिए मालिक के कारण समझाना मैं आपकी करता
सेक्शन 220 को और इसके इलस्ट्रेशन को थोड़ा देखते हुए चलना है, इंपोर्टेंट पे डाल देना इसको। सेक्शन 221 क्या है? सेक्शन 221 धारणा अधिकार है ना। ये अधिकार कैसे काम? भाई उन्होंने यदि वास्तव में से कोई संविदा होगी थी मैं तुम्हें कमीशन दूंगा और वो कमीशन दे ही नहीं रहे, 5 प्लॉट बेचने का कहा, 4 प्लॉट बेच दे, अभी कमीशन नहीं दिया उन्होंने, तो फिर अब वो चौथे प्लॉट पर तब तक अपना कब्जा बना कर रख सकता है तब तक कि उसको कमीशन नहीं दे। इसलिए तो उन्होंने लिखा कि एजेंसी की संविदा में प्रतिफल आवश्यक नहीं, उन्होंने मना नहीं लिखा है कि साहब बिना तो साहब एजेंसी की संविदा में कोई प्रतिफल नहीं होगा, क्योंकि पता है फिर मैं तो कोई भी काम नहीं करता। और करने में कर भी सकते हैं। कौन करता है? जैसे कि मेरे को रसूल बुला के बिठा ले, आरिफ आप इधर बैठो ना, वो तो सर अनुग्रहित हो जाता है, ये लिख रखा है कि आवश्यक है नहीं है। वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। मम्मी मम्मी का भी पास्ट कंसिडरेशन देखती हूँ, मम्मी कंसिडरेशन है। अरे मतलब उनके लिए तो हाँ क्या हुआ दीदी यहाँ देख लो वो अलग चीज है, दो बात अलग है तो अलग चीज है। सेक्शन 226 226 हम्म क्या बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? आरजीएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन 226 का, किस तरह से एनफोर्समेंट की जाएगी वो संविधाएं जो कि एजेंट ने किए, इस तरह से एनफोर्स की जाएगी जैसे मालिक कि नहीं किया। मालिक ने। दो 238 अभिकर्ता द्वारा दुर्व्यय प्रदर्शन या कपट का करार का पर प्रभाव, यदि झूठ बोलता है या फिर झूठ बोलता है तो फिर कपट का और उनका क्या प्रभाव होता है? मालिक वॉइडेबल होंगे, मालिक के प्रति भी वॉइडेबल होंगे। क्या पूछता है सर ये अवदेशी क्या है? अवदेशी एजेंट 235 में वो तो खुद ने ऐसा प्रिटेंड किया है वो एजेंट है, लेकिन है ओके। तो सत्य निर्दिष्ट करता है। एक बार ये अपदेशी क्या है वैसे? प्रिटेंड करना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? दिखाना। दिखावा, छुपाकर काम करना, प्रिटेंड करना, कॉपी करना, है ना? Pretend कहते हैं डू करना। नॉट प्रिटेंड दिस एट हाँ, होम, तुम ऐसे हो नहीं, ऐसे बनने की कोशिश मत बनने की कोशिश। तो ये क्या हो गया वैसे? इंडियन पेनल कोड में छल होता है, कैसा छल?
पर्सनैलिटी नो सिविल सर्वेंट ऐसा कुछ। हाँ कि साहब ऐसा अपने आप को कहलवाना कि जैसे कि वो आदमी वही है, ऐसा कुछ काम करना। शायद सेक्शन 316 और 319 में दे रखा है, 316 और 316 उसी की सजा है, सॉरी 416 और 419 है ना। बताया जी था जब मैंने 416 में 6 लिखा हुआ उसको उल्टा कर दो, ये वो अपराध है, उसकी सजा आएगी, हाँ। है ना। तो प्रिटेंड करने का मतलब नकल करके काम करवाना ऐसा, फिर उसकी लायबिलिटी को किसके ऊपर रहेगी, उसी आदमी पर रहेगी जो ऐसे नकल करवा के काम करवाना है। खत्म। सेक्शन नहीं, दीपक चलत प्रत्याभूति की परिभाषा कौन से सेक्शन में दे रखी है? कंटिन्यूइंग गारंटी खाली बता